आज के क्लास में प्रैक्टिस सेट 2 कंटिन्यू करेंगे। प्रैक्टिस सेट 2 का पहला पार्ट मैं पहले ही अपलोड कर चुका हूं। जिन लोगों ने इससे पहले का वीडियो नहीं देखा है वो डिस्क्रिप्शन लिंक में जाके मेरे इससे पहले का वीडियो देख सकते हैं, जिसमें 1 से लेकर 10 तक क्वेश्चंस का मैंने सॉल्यूशन दिया था। आज इस वीडियो में 11 से लेकर 20 तक के क्वेश्चंस का सॉल्यूशन प्रोवाइड कराऊँगा। शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है। जितने भी क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ ये सारे इंपॉर्टेंट हैं। इसी तरीके के क्वेश्चन एग्ज़ाम में आते हैं और मैं अलग अलग तरीके के क्वेश्चन हर प्रैक्टिस सेट में कराऊंगा। शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है। 3 क्रमागत बट्टों 30%, 20% और 5% के समतुल बट्टा क्या होगा। तो बट्टा होता क्या है, पहले मैं बट्टे को समझा देता हूँ। जैसे हमारे पास कोई वस्तु है जिसका क्रय मूल्य कितना है, हमने मान लिया क्रय मूल्य 100 रुपीज़ है। कितना है? 100 रुपीज़ है। ठीक है, क्रय मूल्य 100 रुपीज़ मान लिया। अब वो कह रहा है उस पर 30% बट्टा दिया। बट्टे का मतलब डिस्काउंट दिया। तो 30% डिस्काउंट देने के बाद इसका विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा। 100 का 30% कितना होता है, मतलब जो डिस्काउंट देते हैं वो क्रय मूल्य पर देते हैं। तो 100 का 30% कितना हुआ, 100 × 30/100। तो कितना हुआ, 30 रुपीज़ हुआ। तो 30 रुपीज़ इसने डिस्काउंट दे दिया। तो विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, अगर 30% खाली 30% डिस्काउंट देता तो विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 100 - 30, क्योंकि 30 रुपीज़ डिस्काउंट दे दिया तो 70 हो गया। अब क्या करेगा, अब ये दोबारा फिर बट्टा देता है 20%, तो 70 रुपये पे 20% फिर बट्टा देगा। अब 70 रुपीज़ पे देगा, पहले 100 रुपीज़ पे दिया था। उसके बाद जो आएगा फिर उस पर 5% डिस्काउंट देगा। तो इस तरीके के क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं मैं सिंपल ट्रिक बता देता हूँ। क्रय मूल्य मान लेते हैं, क्रय मूल्य हम मान लेते हैं कितना, 100 मान लेते हैं। 100 इसलिए मानते हैं क्योंकि हमारी कैलकुलेशन ईजी हो जाती है। 100 रुपीज़ है तो विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा बताइए। इन 3 बट्टों के बाद विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, विक्रय मूल्य, ठीक है, विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा। क्रय मूल्य 100 रुपये था, 100 रुपये लिख लिया, इंटू बट्टा कितना दे रहा, पहले 30% दे रहा, तो 100 में से 30 माइनस करके अपॉन 100 से डिवाइड कर देंगे। तो 100 - 30 कितना हुआ, 70/100। फिर कितना डिस्काउंट दे रहा, 20% दे रहा, तो कितना हो जाएगा, 100 - 20 80/100। फिर कितना डिस्काउंट दे रहा है, फिर 5% दे रहा है, तो 100 - 5/100 तो 95/100। ये हो जाएगा इसका विक्रय मूल्य। 100 से 100 कट गया, ये सॉल्व करेंगे तो आएगा 53.2। कितना आएगा, 53.2 रुपीज़। तो विक्रय मूल्य कितना हो गया, 53.2 रुपीज़ हो गया। और क्रय मूल्य कितना था, 100 रुपीज़ था। तो डिस्काउंट कितना हो गया, क्रय मूल्य में से विक्रय मूल्य माइनस कर देंगे तो जो डिफरेंस आएगा वो क्या हो जाएगा, डिस्काउंट हो जाएगा या बट्टा हो जाएगा। तो बट्टा कितना हुआ, 100 माइनस विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य ये 100 क्या है, क्रय मूल्य था। विक्रय मूल्य कितना है, 53.2। तो कितना हो जाएगा, बट्टा 46.8 हो जाएगा, 46.8 रुपीज़। क्या हो गया, 46.8 रुपीज़। ये बट्टा हो गया। अब इसको परसेंटेज में हमें को निकालना है कितने परसेंट बट्टा होगा, क्योंकि क्रय मूल्य कितना था, 100 रुपीज़ था। तो परसेंटेज बट्टा कितना हो जाएगा, परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे इसको, 46.8 अपॉन क्रय मूल्य 100 × 100। तो 100 से 100 कर दिया, कितना हो गया, 46.8 हो गया। ठीक है। और वैसे भी हम ध्यान रखेंगे, अगर हमारा क्रय मूल्य 100 रुपीज़ है तो जो भी आंसर आएगा वो परसेंटेज में ही आएगा, क्योंकि हमने 100 रुपीज़ क्रय मूल्य माना है। तो इसलिए हम सिंपल क्वेश्चन करने के लिए क्या करते हैं, क्रय मूल्य 100 रुपीज़ ही मान लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है। एक दुकानदार अपने सामान पर क्रय मूल्य से 20% अधिक अंकित करता है। तो मान लेते हैं क्रय मूल्य कितना है, क्रय मूल्य हम मान लेते हैं 100 रुपीज़ है। कितना है, 100 रुपीज़ है। तो उस पर अंकित मूल्य कितना हो जाएगा, क्योंकि 20% अधिक अंकित करता है। तो अंकित मूल्य 100 का 20% कितना हो जाएगा बताइए, 20 रुपये हो जाएगा। तो अंकित मूल्य कितना हो जाएगा, 100 से 20% अधिक, तो 100 + 20, 20% कितना हो जाएगा, 100 का 20, तो 120 रुपीज़। ये हो गया अंकित मूल्य। अब जो अंकित मूल्य होगा उस पर क्या दे रहा है, 10% की छूट देता है। तो उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो उसका हम क्या करेंगे, 10% की छूट पर विक्रय मूल्य निकाल लेंगे कितना है। तो विक्रय मूल्य कितना होगा, विक्रय मूल्य
कितना होगा बताइए। 10% डिस्काउंट होगा किस पे, अंकित मूल्य पे। तो अंकित मूल्य कितना है 120 रुपये, और इस पर 10% डिस्काउंट होगा तो कितना करेंगे 100 माइनस 10। तो 100 माइनस 10 कितना होगा, लिख लेते हैं यहाँ पे 100 माइनस 10, क्योंकि 10% डिस्काउंट दे रहा अपॉन 100। कितना हो गया विक्रय मूल्य बताइए। ये आ जाएगा 108 रुपीज़। कैलकुलेट करेंगे तो 108 रुपीज़ आ जाएगा। 100 माइनस 10 कितना होगा 90, तो 120 इंटू 90 अपॉन 100, तो 108 रुपीज़ हो जाएगा। और क्रय मूल्य कितना था 100 रुपीज़ था, तो लाभ बराबर क्या होता है, लाभ परसेंटेज लाभ बराबर क्या होता है, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य अपॉन क्रय मूल्य इंटू 100। ठीक है, तो विक्रय मूल्य कितना आया था 108 आया था, 108 माइनस 100 अपॉन 100, सॉरी हाँ 100, विक्रय मूल्य 100 था इंटू 100। ठीक है, 100 से 100 कट गया, 108 माइनस 100 कितना हो गया 8%। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 8% हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 13 है। यहाँ दिया है A:B, A:B का मतलब A/B दिया है, क्या दिया है 5/7 दिया है। तो हमको कैलकुलेट क्या करना है 3A प्लस 5B अपॉन 5A माइनस 2B। ठीक है, ये हमको कैलकुलेट करना है। तो क्या करेंगे, हमको इसको A/B बनाने के लिए क्या करेंगे, B से ऊपर भी और नीचे भी डिवाइड कर देंगे। तो क्या आएगा 3A प्लस 5B अपॉन B से डिवाइड कर रहे हैं ऊपर भी और B से नीचे भी, तो 5A माइनस 2B अपॉन B। अब इनको अलग अलग लिख लेते हैं 3A/B, तो 3A/B प्लस 5B/B होगा, तो इसको हम क्या कर लेंगे 5B/B होगा, तो B से B कट जाएगा 5 बचेगा। ठीक है, बटे में, तो बटे में ऐसे लिख लेता हूँ मैं, बटे क्या बनेगा 5A/B। ठीक है, 5A/B माइनस 2B/B करेंगे तो B से B कट जाएगा, क्या बचेगा 2 बचेगा, ये बचेगा। ठीक है, तो 3A/B प्लस 5 और 5A/B माइनस 2। अब A/B की वैल्यू रख देंगे 5/7, तो क्या हो जाएगा 3 इंटू 5/7 प्लस 5/2, सॉरी 5 इंटू 5/7 माइनस 2। तो ये कैलकुलेट करेंगे, ये आएगा 50/7 और नीचे क्या आएगा 11/7। तो ये डबल बटे है तो नीचे वाला उल्टा हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा इक्वल टू 50/7 इंटू 7/11। तो 7 से 7 कट जाएगा, क्या हो जाएगा 50/11। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा 50/11। इसका आंसर सी ठीक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 14 है। टू ए इक्वल टू 3B, 2A इक्वल टू 3B, और दूसरा दिया है 4B इक्वल टू 5C, सॉरी 4B इक्वल टू 5C। तो हमको क्या निकालना है A:C निकालना है, A:C। तो हम क्या करते हैं, जो ये B है, B वाली टर्म्स ये इक्वल करते हैं। ये इक्वल कैसे करते हैं, 3 का और 4 का हम क्या लेंगे LCM ले लेंगे। 3 और 4 का LCM क्या होगा 12 होगा। तो इसका मतलब इसको 12 बना दें और इसको 12 बना दें और इसको भी 12 बना दें। तो क्या करेंगे, यहाँ 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 से इधर भी मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ 3 से मल्टीप्लाई करेंगे और 3 से इधर भी मल्टीप्लाई करेंगे। तो क्या हो जाएगा 4 इंटू 2 कितना हो जाएगा 8A बराबर 12B। ऐसे इधर क्या हो जाएगा 12B बराबर 15C। तो 8A इक्वल टू 12B क्या हो जाएगा 8A इक्वल टू 12B और 12B इक्वल टू 15C। ठीक है, अब ये 12B और ये 12B इक्वल है, इसका मतलब क्या हुआ 8A बराबर 15C हो जाएगा। 8A बराबर 15C लिख सकते हैं, क्योंकि 8A इसके इक्वल है 12B के और 15C 12B के इक्वल है, तो दोनों 12B के इक्वल हैं। इसका मतलब क्या हुआ 8A इक्वल टू 15C हो गया।
अब a अपॉन सी निकालना है तो c a के नीचे लाएंगे, a अपॉन सी हो जाएगा, और 8 15 के नीचे ले जाएंगे तो a अपॉन सी बराबर क्या होगा 15 अपॉन 8। तो a अपॉन सी बराबर क्या होगा 15 अपॉन 8 हो जाएगा। ठीक है, a अपॉन सी का मतलब क्या हुआ a/c। 15 अपॉन 8 का मतलब क्या हुआ 15:8। तो ये इसका आंसर हो जाएगा 15:8। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 15 है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस तरीके के क्वेश्चन आजकल एग्जाम में बहुत आते हैं, तो कम से कम इसको 2 बार ज़रूर देखिएगा और अपनी तरफ से भी प्रैक्टिस कीजिएगा, क्योंकि इस तरीके के एग्ज़ाम आजकल आने लगे हैं एग्ज़ाम में। अब क्वेश्चन नंबर 15 है, 2a = 3b = 4c। 2a = 3b = 4c। तो हमको निकालना है क्या है a/b/c निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, 2 का 3 का और 4 का क्या ले लेंगे एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम किसका 2 3 और 4 का क्या हो जाएगा, इनका एलसीएम 12 हो जाएगा। ठीक है, अब 12 से डिवाइड कर देंगे हम सबको, तो 2a/12 = 3b/12 = 4c/12। अब डिवाइड हो जाएगा, 2 6 जा 12, 3 4 जा 12 और 4 3 जा 12। तो क्या आया a/6 बराबर b/4 बराबर c/3। a/6 बराबर b/4 और बराबर आया c/3। तो a/b/c क्या हो जाएगा, a/b/c क्या हो जाएगा बराबर 6/4 और 3। ये इसका आंसर हो जाएगा 6 4 3। तो इसका आंसर सी ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 16 है। क्वेश्चन नंबर 16 है, यदि 17 व्यक्ति 8 घंटे प्रतिदिन कार्य करके 26 मीटर लंबी खाई को 18 दिन में खोद सकते हैं, तो कितने व्यक्ति और लगाए जाएं कि वे इसी प्रकार की 39 मीटर लंबी खाई को 9 घंटे प्रतिदिन कार्य करके 12 घंटे में खोद सकें। तो हम उसके लिए क्या करेंगे, हम मान लेते हैं टोटल व्यक्ति x चाहिए, टोटल का मतलब उसमें 17 भी इंक्लूड हैं। ठीक है, उसमें जो पहले 17 व्यक्ति थे वो भी इंक्लूड हैं। तो हम इसको कैलकुलेट करेंगे, कैसे कैलकुलेट करेंगे, हम लिख लेंगे यहाँ व्यक्ति लिख लेंगे, व्यक्ति घंटे कार्य और दिन। ठीक है, पहले कितने व्यक्ति थे 17 व्यक्ति थे, 8 घंटे थे, कार्य कितना था 26 मीटर लंबी खाई, तो 26 मीटर लंबी खाई खोदते थे, ये कार्य हो गया, 18 दिन में खोदते थे। ठीक है, अब कितने व्यक्ति चाहिए, हमको मान लें टोटल x व्यक्ति चाहिए। कितने घंटे में खोदते हैं, ये 9 घंटे में खोदते हैं। कितनी मीटर लंबी 39 मीटर लंबी। कितने दिन में 12 दिन में। अब हम क्या करेंगे, ठीक है, इसको ये एरो लगाएंगे, तो एरो जो x जो हमको कैलकुलेट करना है उसमें हमेशा नीचे की तरफ रहेगा, बाकी हम देखेंगे। अब ये देखते हैं, अब पहले घंटे थे 8 घंटे, अब 9 घंटे। अब समय ज़्यादा लग रहा है, तो कम व्यक्ति चाहिए ज़्यादा समय में काम करने के लिए या ज़्यादा व्यक्ति चाहिए बताइए। अब समय ज़्यादा लग रहा है, ज़्यादा घंटे लग रहा है, तो हमको क्या चाहिए, कम व्यक्ति आएंगे। तो कम व्यक्ति आने का मतलब 8 ऊपर रहेगा और 9 नीचे रहेगा। आंसर कम लाने के लिए हमें क्या करना है, कम वाली संख्या को ज़्यादा वाली संख्या से भाग देना है। अब कार्य पहले कितना कार्य कर रहे थे, 26 मीटर लंबी खाई खोद रहे थे। अब कितनी खोद रहे हैं, 39 मीटर लंबी खोद रहे हैं। तो 39 मीटर ज़्यादा लंबी हो गई, ज़्यादा कार्य करना है, तो हमको ज़्यादा व्यक्ति चाहिए। ज़्यादा व्यक्ति चाहिए तो एरो नीचे की तरफ रहेगा, नीचे की तरफ का मतलब 39 ऊपर रहेगा, 26 नीचे रहेगा। अब ये देखते हैं, पहले 18 दिन में काम कर रहे थे, अब 12 दिन में काम ख़त्म करना है। तो पहले 18 दिन में ख़त्म करना था, ज़्यादा दिन लग रहे थे, अब कम दिन में ख़त्म करना है। तो कम दिन में ख़त्म करने का मतलब हमको ज़्यादा व्यक्ति चाहिए। कम दिन में कार्य करने के लिए ज़्यादा व्यक्ति चाहिए होंगे, तो तीर ऊपर लगेगा। ऊपर का मतलब 18 को जब 12 से डिवाइड करेंगे तभी ज़्यादा आएगा। तो इसको कैसे करेंगे, अब x बराबर क्या हो जाएगा 17, तो ऐसे ही आएगा। जो हमको कैलकुलेट करना है उसके साथ जो होता है वो तो मल्टीप्लाई में आ ही जाता है। अब जो एरो ऊपर वाले हैं वो ऊपर लिखेंगे, 8 ऊपर लिखेंगे, ठीक है, 39 ऊपर लिखेंगे, ठीक है, और क्या ऊपर लिखेंगे 18 ऊपर लिखेंगे। जिनका हेड की तरफ है वो ऊपर लिखेंगे और जो टेल की तरफ है वो नीचे। तो नीचे क्या क्या आएगा, 9 आएगा, 26 और 12 आएगा।
9, 26 और 12, तो 9 इंटू 26 और इंटू 12। तो यहाँ से इनको कैलकुलेट करेंगे तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा, x इक्वल टू आ जाएगा 34 आ जाएगा। कितने व्यक्ति आया, 34 व्यक्ति आया, ठीक है। लेकिन कह रहा कितने व्यक्ति और लगाए जाएं, तो 17 तो पहले ही थे, तो 34 टोटल व्यक्ति थे जो 12 दिन में काम ख़त्म कर रहे थे, तो कितने व्यक्ति और लगाए जाएं, तो 34 माइनस 17 कितना आया, 17, तो 17 व्यक्ति और लगाए जाएं और काम 12 दिन में 39 मीटर लंबी खाई 9 घंटे प्रतिदिन कार्य करके खोज सकते हैं। तो इस तरीके से ये सॉल्व कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 17 है। एक सैनिक शिविर में 500 सैनिकों के लिए 27 दिन को खाद्य सामग्री थी। 3 दिन बाद 300 सैनिक और आ गए, तो शेष सामग्री कितने दिनों के लिए पर्याप्त थी। तो 27 दिन के लिए सामग्री थी, ठीक है। तो 3 दिन बाद, तो 3 दिन ये खा चुके हैं, तो कितने दिन बचे, 24 दिन बचे, ठीक है। ये ध्यान रखना हमको, 24 दिन बचे। अब सैनिक कितने हो गए, 800 सैनिक हो गए। पहले कितने सैनिक थे, 500 सैनिक थे, तो 500 सैनिक कितने दिन में खा रहे थे, 24 दिन में, ठीक है। और तो 800 सैनिक कितने दिन में खाएंगे, हमको वो निकालना है। तो ये लिख लेंगे यहाँ पे, सैनिक लिख लिए, ठीक है। और यहाँ हमने लिख लिए दिन। तो 500 सैनिकों के लिए कितने दिन के लिए थी, 27 दिन के लिए। उसके बाद 3 दिन बाद 300 सैनिक और आ गए, तो शेष सामग्री कितने दिनों के लिए बची। तो शेष सामग्री जो थी वो 24 दिन के लिए थी 500 सैनिकों के लिए। तो कितने सैनिक थे, 500 सैनिक थे, और सामग्री कितनी दिन के लिए बची थी, 24 दिन के लिए बची थी। अब कितने सैनिक हो गए, 300 और आ गए, 800 सैनिक हो गए, ठीक है। अब कितने दिन के लिए चलेगी, x मान लिया। अब बताइए, पहले 500 सैनिक थे, अब 800 सैनिक हो गए, तो 800 सैनिक जल्दी ख़त्म करेंगे ना खाना, जल्दी ये खाएंगे, क्योंकि ज़्यादा खाना खाएंगे 800 सैनिक 500 सैनिकों के कंपेरिजन में, तो जल्दी ख़त्म होगा, कम दिन लगेंगे। तो कम आंसर लाने के लिए 500 ऊपर और 800 नीचे, और ये तो ऐसे लगेगा ही। तो x बराबर क्या होगा, 24 होगा। x बराबर क्या होगा, 24 इंटू 500 अपॉन 800, ये 500 है, ठीक है। तो ये कितना आएगा, x बराबर 8 या 24 और 5 या 15, 15 दिन आ जाएगा। तो 800 सैनिकों के लिए कितने दिन चलेगा, 15 डेज चलेगा। 300 सैनिक आने के बाद कितने हो जाएंगे, 500 पहले थे, 300 और सैनिक आ गए, तो 800 सैनिक आ गए, तो अब कितने दिन सामग्री चलेगी, 15 दिन चलेगी। इसका आंसर 15 हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 18 है। एक व्यक्ति कार द्वारा नगर ए से बी तक 72 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाता है तथा बी से ए तक 48 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से वापस आ जाता है, तो पूरी यात्रा में उसकी औसत चाल क्या होगी। तो मान लेते हैं अगर B1 स्पीड से जाता है, सेम डिस्टेंस D डिस्टेंस, और B2 से वापस आता है, ठीक है। ये भी D डिस्टेंस, सेम डिस्टेंस, मतलब सेम जगह से चलकर सेम जगह वापस आ जाता है। B1 से जाता है स्पीड से और B2 से वापस आ जाता है, तो औसत क्या होगा उसका, औसत चाल क्या होगी, बराबर 2B1 इंटू B2 अपॉन B1 प्लस B2। ये फार्मूला याद कर लेना। जब सेम डिस्टेंस चलता है, मतलब अगर D डिस्टेंस मान लो 10 किलोमीटर, 10 किलोमीटर B1 से जाता है और 10 किलोमीटर B2 से वापस आ जाता है, तो औसत कितना हो जाएगा, 2 इंटू B1 B2 अपॉन B1 प्लस B2। तो B1 दिया है 72, B2 दिया है 48, और इस फार्मूले में रख देंगे 2 इंटू 72 इंटू 48 अपॉन 72 प्लस 48 कितना हो जाएगा, इक्वल टू 288 अपॉन 5, 288 अपॉन 5। सिंपल करेंगे काट पीट के, तो कितना आ जाएगा, 288 अपॉन 5 इक्वल टू 57.6 किलोमीटर पर घंटा, इतना हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 19 है।
90 किलोमीटर की चाल से जा रही 75 मीटर लंबी रेलगाड़ी खंबे को कितनी देर में पार करेगी। तो ये क्वेश्चन थोड़ा मिसप्रिंट हो गया। 90 किलोमीटर पर घंटा है, क्या है 90 किलोमीटर पर घंटा। तो 90 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, किलोमीटर इसको लिख लेंगे प्रति घंटा। तो 90 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रही 75 मीटर लंबी रेलगाड़ी एक बिजली के खंभों को कितनी देर में पार कर लेगी। तो 90 किलोमीटर प्रति घंटा है और इसकी लंबाई कितनी 75 मीटर में दी है। तो सबसे पहले 90 किलोमीटर पर घंटा को हम क्या किस में चेंज करेंगे, मीटर पर सेकेंड में। कैसे चेंज करेंगे, 90 इंटू 5/18 कर लेते हैं। मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करने के लिए, किलोमीटर पर घंटा को मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करने के लिए इंटू 5/18 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ये भी मैं बता दूंगा 5/18 कैसे आता है। 18 पंजे 90 कितना हो गया, 25 मीटर पर सेकेंड हो गया, 25 मीटर पर सेकेंड। अभी मैं बता दूंगा नेक्स्ट के ये 5/18 कैसे आया। तो ये इसकी क्या हो गई, चाल हो गई। ठीक है, अब खंबे को पार करने में ट्रेन को कितना चलना पड़ेगा। जैसे ये खंबा है और ये ट्रेन आ रही है। ट्रेन कितनी लंबी है, 75 मीटर लंबी है, ये 75 मीटर लंबी है। तो खंबे को पार करने में ट्रेन को कितनी दूरी चलनी पड़ेगी बताइए। तो ट्रेन की लंबाई के बराबर दूरी चलनी पड़ेगी, क्योंकि ट्रेन जब चलेगी चल के ये पूरी ऐसे आ जाएगी। इसका जो पिछला सिरा जब क्रॉस करेगा तो ये 75 मीटर चलेगी टोटल, क्योंकि इंजन से लेके इसकी सबसे पीछे वाले डिब्बे की लंबाई कितनी है, 75 मीटर है। तो पूरा ये 75 मीटर चलेगी, तभी तो खंबा क्रॉस होगा। तो चाल बराबर क्या होता है, चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। हमको क्या निकालना है, समय निकालना। तो समय बराबर क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा दूरी बटे चाल। ठीक है, तो समय बराबर कैसे निकालेंगे, मान लेते हैं समय बराबर टी है। टी बराबर दूरी कितना है 75 और अपॉन चाल। चाल कितना आया था 25, तो 25 तियाँ 75 कितना आया 3 सेकेंड आया। कितने में कर लेगी, 3 सेकेंड में क्रॉस कर लेगी। अब मैं आपको बता देता हूँ 5/18 कैसे आया था। तो ये 90 किलोमीटर पर घंटा है ना, किलोमीटर पर घंटा है। तो किलोमीटर को मीटर में चेंज करने के लिए क्या करेंगे, 1000 से गुणा करेंगे, इक्वल टू कितना हो जाएगा 90 इंटू 1000। ठीक है, क्योंकि एक किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं। और नीचे क्या आएगा, घंटे को सेकेंड में चेंज करने के लिए तो पहले 60 से मिनट में चेंज हो गया और फिर 60 से सेकेंड में चेंज हो गया। तो क्या आया, 2 जीरो से 2 जीरो कट गए। ठीक है, 6 छंग 36, तो 10/36 आया। तो 2 पंजे 10, ठीक है, 2 तियाँ 6 और 3 छक 18। तो क्या आया 90 इंटू 5/18। तो इसलिए मैंने 5/18 से मल्टीप्लाई किया था इसको मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करने के लिए, किलोमीटर पर घंटा में। ठीक है, इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इसकी लंबाई भी मीटर में दी है और हमको टाइम सेकेंड में निकालना है। तो इसको इसलिए इसकी चाल को हम मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 20 है। कोई धन साधारण ब्याज से 30 वर्ष में तिगुना हो जाता है, तो ब्याज की वार्षिक दर ज्ञात कीजिए। तो हम क्या करते हैं, कैसे कैलकुलेट करते हैं। मान लेते हैं कोई धन कितना था, x था, और 30 वर्ष बाद कितना हो गया बताइए, कितना हो गया 3 गुना, तो 3x हो गया। ठीक है, तो ब्याज कितना हो जाएगा, x रुपये से 3x रुपीज़ हो गया, तो ब्याज कितना हो जाएगा बताइए, 3x माइनस एक्स कितना हो जाएगा, 3x माइनस एक्स कितना हो गया, 2x हो गया ब्याज। तो साधारण ब्याज का फार्मूला क्या होता है, साधारण ब्याज बराबर क्या होता है, मतलब मूलधन यानी कि प्रिंसिपल गुणा समय n गुणा r का मतलब ब्याज दर अपॉन 100। ये p क्या है, मूलधन है, ये समय है वर्षों में, r क्या है ब्याज दर है, और अपॉन 100। तो ब्याज हमको पता है, ब्याज कितना आया था 2x आया था, और जब हमने माना था प्रिंसिपल अमाउंट या मूलधन कितना था x था, तो सबकी वैल्यू रख देते हैं। 2x बराबर x इंटू n 3 वर्ष इंटू r हमको निकालना है अपॉन 100। x से x कट गया, ठीक है, 1 जीरो से 1 जीरो कट गया, तो r बराबर कितना हो गया, r बराबर 20/3% हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से हम कैलकुलेट कर सकते हैं। एक इसकी शॉर्ट ट्रिक भी है।
ठीक है। अगर वार्षिक दर निकालनी है तो हम क्या करेंगे, वार्षिक दर निकालनी है, वार्षिक दर, तो फार्मूला होगा गुना -1 इंटू 100, 100 ऊपरी है, ठीक है, इंटू 100 अपॉन, फिर से लिख लेता हूँ, 100 जगह कम पड़ रही, इंटू 100 अपॉन क्या आएगा, एन, एन जो है समय है वर्ष में, इससे आप निकाल सकते हैं। तो गुना कितने गुना हो जाता है, 3 गुना हो जाता है, तो 3 - 1 इंटू 100 अपॉन एन कितना दिया है, 30 बच दिया है, ठीक है। 1 0 से 1 0 कट गया, 3 में से 1 गया 2, तो 2 इंटू 10 20 कितना आया, 20/3, तो इसका आंसर 20/3 है। तो ये शॉर्ट ट्रिक का फार्मूला भी याद कर सकते हैं, नहीं तो जो मैंने बताया है सिंपल मेथड, उस सिंपल मेथड से भी आप कैलकुलेट कर सकते हैं। आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में इसके 5 क्वेश्चंस और बचे हैं, वो मैं सॉल्व कराऊंगा। जिन लोगों ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, इसको जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, ताकि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए।